नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, एमए फाइनल हिंदी के विद्यार्थियों का बाबा नारायण दास राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे भाषा और बोली। तो भाषा और बोली के मध्य अंतर को हमने स्पष्ट किया। अब हम चर्चा करते हैं आज के इस ई व्याख्यान में कि कोई जो बोली है वो भाषा कैसे बनती है और उसके पीछे कौन से कारण हैं। कि किसी भाषा की कई बोलियों में से जब एक ही बोली जीवित रह जाती है तथा शेष किसी कारण से अस्तित्व में नहीं रहती, तो उस बोली को ही भाषा का पद प्राप्त हो जाता है। जब अनेक बोलियों में से कोई एक बोली इतने भिन्न स्वरूप वाली हो जाती है कि शेष बोलियों को बोलने वाले उसे समझ नहीं पाते, तो वो भाषा बन जाती है। किसी बोली में श्रेष्ठ साहित्य की रचना के कारण ही भी उसे भाषा का पद दे दिया जाता है। धार्मिक श्रेष्ठता के कारण भी कोई बोली भाषा बन जाती है और उसमें धर्म विशेष का साहित्य रचा जाने लगता है। जैसे अवधी भाषा में राम साहित्य तथा ब्रज भाषा में कृष्ण साहित्य। राजनीति के कारण भी बोली भाषा का पद प्राप्त कर लेती है। यदि किसी बोली का क्षेत्र राजनीतिक केंद्र बन जाता है तो सब लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है। दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली ने आज इसी आधार पर भाषा का पद प्राप्त किया हुआ है। हिंदी की सभी बोलियों के भाषी आजकल साहित्यिक रचनाएं उसी में करते हैं। उपबोली, पहले हमने चर्चा की कि बोली का, फिर बात करते हैं उपबोली। बोली की अपेक्षा और भी सीमित क्षेत्र में व्यवहार में होने के कारण होने वाली जो बोलचाल की भाषा है वो उपबोली कहलाती है। जिस प्रकार एक भाषा में कई बोलियां होती हैं, उसी प्रकार एक बोली में भी कई उपबोलियां होती हैं। यद्यपि अंग्रेजी में उपबोली के लिए पेटवा शब्द का व्यवहार आजकल प्रचलित है, किंतु उपबोली के लिए अंग्रेजी में सब डायलेक्ट शब्द का प्रयोग अधिक प्रयुक्त हुआ है। भाषा और बोली में जो अंतर तथा समानता है, वही अंतर समानता बोली और उसकी उपबोली में भी होती है। कुछ लोग इसे केवल बोली ही कहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बोली को विभाषा भी कहते हैं। फिर आती है परिनिष्ठित भाषा। इसी को आदर्श भाषा, टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह एक ऐसा विशिष्ट स्तर प्राप्त भाषा होती है जिसका एक क्षेत्र विशेष के चाहे वे पृथक पृथक बोली क्षेत्रों के हों, सभी शिक्षित सभ्य व्यक्ति शिक्षा, दीक्षा, साहित्य रचना, पत्र व्यवहार आदि में प्रयोग करते हैं। वह अपने आसपास की सभी बोलियों को अत्यधिक प्रभावित करती है और कभी कभी उन पर छा भी जाती है। इसके सम्मुख बोलियां महत्वहीन सी हो जाती हैं। व्याकरण की रचना भाषा के परिनिष्ठित आदर्श रूप को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। परिणाम स्वरूप अपने लिखित रूप में वह विकास की दृष्टि से बोलियों से पिछड़ जाती है। इसका मौखिक रूप धीरे धीरे विकसित होता रहता है। अब आती है राष्ट्रभाषा कि सबसे पहले हमने विद्यार्थियों मूल भाषा के बारे में जाना, फिर भाषा के बारे में जाना, फिर भाषा विभाषा यानी बोली के लिए, उपभाषा या प्रांतीय भाषा के बारे में चर्चा की, फिर उपबोली को समझा और अब आती है परिनिष्ठित भाषा के बारे में बात की। फिर आती है राष्ट्रभाषा। भाषा के ये रूप हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भाषा के रूप हैं। राष्ट्रभाषा आदर्श या परिनिष्ठित भाषा का जो महत्वपूर्ण स्थान अपने क्षेत्र की बोलियों में होता है, वही स्थान राष्ट्रभाषा का संपूर्ण राष्ट्र की बोलियों और भाषाओं में होता है। उपक्षेत्रों और क्षेत्रों तथा प्रांतों में अपनी अपनी बोलियों तथा भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर भी राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रभाषी जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं, उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। कि अपने अपने क्षेत्रों और उपक्षेत्रों में तथा प्रांतों में अपनी अपनी बोलियों और भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर भी, लेकिन जहाँ राष्ट्रीय एकता की बात आती है, राष्ट्र के स्तर पर जहाँ सभी लोग एक सार्वजनिक कार्य करने के लिए एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। कि राजभाषा क्या है? कि राजकीय कार्यालयों, राजाज्ञाओं में प्रयुक्त भाषा की
भाषा ही राजभाषा कहलाती है। पहली हुई राष्ट्रभाषा, जो समस्त लोग अपनी अपनी अलग भाषा और बोलियां होते हुए भी सार्वजनिक कार्यों के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। और राजभाषा कहलाती है राजकीय कार्यालयों, आज्ञाओं में प्रयुक्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रभाषा ही प्रायः उसकी राजभाषा होती है, क्योंकि उसके माध्यम से वहाँ का राजकार्य चलता है। राजकीय कार्यालयों, लेखों और पत्र व्यवहार में उसी भाषा का प्रयोग होता है। राजाज्ञाएं भी उसी भाषा में प्रचारित की जाती हैं। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पहले हमने पढ़ा भाषा, विभाषा, उपबोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और परिनिष्ठित भाषा। अब आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कि इसी प्रकार शासन या अन्य किसी प्रभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त हो जाता है। फिर आता है कृत्रिम भाषा। वैसे तो किसी भी मनुष्य द्वारा अपने निजी या सीमित व्यवहार के लिए कुछ विशेष नियमों के आधार पर बनाई गई कोई भी भाषा कृत्रिम भाषा कहला सकती है। जैसे गुप्त वार्ता करने के लिए कुछ लोग आपसी भाषा बना लेते हैं, कोड वर्ड जिसको हम कहते हैं, कि जिसको जैसे गुप्तचरों की अपनी एक अलग भाषा होती है, बिजनेस करने वाले लोगों के अपने अलग कोड वर्ड होते हैं। तो इस प्रकार के जो उनकी एक जो कुछ ही लोग जो हैं, कुछ एक ग्रुप जो आपस में जिन भाषा से संवाद करता है वो होती है उनके द्वारा बनाई गई कृत्रिम भाषा। जैसे गुप्त वार्ता के लिए कुछ लोग आपसी भाषा बना लेते हैं, किंतु यहाँ एक उच्च आदर्श को दृष्टि में रख करके डॉक्टर जमेनहाफ द्वारा निर्मित एसरीपेंटो या एसरीपेंतो नाम की एक कृत्रिम भाषा की चर्चा करना आवश्यक है। इसका निर्माण विश्व भाषा के रूप में किया गया, जिसमें सभी देशों के वासी सरलतापूर्वक व्यवहार कर सकें और जिससे विश्व बंधुत्व की स्थापना हो सके। अब आती है साहित्यिक भाषा, साहित्य की भाषा। जिस भाषा में प्रचुर साहित्य की रचना होती है और प्रचुर साहित्य की जिसमें रचना होती है वही भाषा जो है वो साहित्यिक कही जाती है। जब कोई बोली किसी कारण प्रधानता प्राप्त कर लेती है तो वह शिक्षितों की तथा साहित्य की भाषा बन जाती है। साहित्यिक भाषा स्थानीय प्रभावों से अछूती रहती है। विभिन्न क्षेत्रों या प्रांतों के शिक्षित लोगों के पारस्परिक व्यवहार में भी प्रायः इसी का प्रयोग होता है। अपने साहित्य के कारण साहित्य भाषा बहुत समय तक अपनी स्थिरता तथा अस्तित्व को बनाए रखती है। वह व्याकरण द्वारा नियमित होती है। प्राचीन संस्कृत तथा आधुनिक हिंदी आदि भाषाएं इसका उदाहरण है। जो एक लंबे समय से अपना अस्तित्व जिसने बना रखा है वो क्या कहलाती है? साहित्यिक भाषा कहलाती है। जिस भाषा में साहित्य रचा जाता है, लिखा जाता है और वही शिक्षितों की या साहित्य की भाषा बन जाती है। साहित्यिक भाषा स्थानीय प्रयोगों से अछूती रहती है। विभिन्न क्षेत्र या प्रांतों के शिक्षित लोगों में पारस्परिक व्यवहार में भी प्राय इसी का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, आपको भाषा के आधार और भाषा के रूपों के बारे में पता चला कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो भाषा के रूपों की आज हमने चर्चा की कि भाषा के रूप होते हैं। पहला होता है मूल, एक तो मूल भाषा होती है। पहले हम बात करेंगे, दोबारा इसको दोहराएंगे कि हम भाषा के आधार की बात करते हैं। हमने आधार के रूप में बात की, एक मानसिक आधार होता है, एक भौतिक आधार होता है और फिर मानसिक और भौतिक आधार पर भाषा के विभिन्न रूप इस प्रकार हमने निर्धारित किए कि इतिहास, भूगोल, प्रयोग, व्यवहार के आधार पर, साधु और असाधुता, प्रचलन के आधार पर, निर्मिति के आधार पर। अब यहाँ भाषा के रूपों की हमने चर्चा की। पहली तो मूल भाषा होती है, जिससे जो है जिस प्रकार सृष्टि का हम आदि पुरुष या मूल रूप से जिसका सृष्टि का निर्माण हम जिससे मानते हैं वो मनु को मानते हैं, उसी प्रकार विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के मूल में भी कोई ना कोई एक मूल भाषा रही होगी। तो लेकिन मूल भाषा जो है वो
पारिवारिक वर्गीकरण के कारण हम 9-10 मूल भाषाओं को मान्यता देते हैं, जिसमें समस्त जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो किससे, भारोपीय भाषाओं से उनकी निर्मित हुई है। तो पहला है भाषा के रूप जो है वो मूल भाषा है, दूसरा भाषा है, तीसरा बोली विभाषा या उपभाषा हुई, चौथा हुआ उपबोली, पांचवा परिनिष्ठित भाषा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा के बाद आती है राजभाषा, राजभाषा के बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा, कृत्रिम भाषा, साहित्यिक भाषा। तो विद्यार्थियों, आज का जो ई व्याख्यान है आपको समझ में आया होगा और आपके लिए ये लाभदायक भी साबित होगा। हम निष्कर्ष रूप में ये कहते हैं कि भाषा के अन्य रूपों की अपेक्षा सर्वसाधारण की भाषा या बोली तथा साहित्यिक भाषा में बहुत ही निकट का संबंध है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि भाषा के आधार और विभिन्न रूप उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक प्रमुख रूपों का प्रश्न है, वे भी पर्याप्त महत्व रखते हैं। ये सभी रूप आधुनिक युग में महत्ता प्राप्त किए हुए हैं। भाषा के विभिन्न रूपों में सर्वाधिक महत्व बोली और साहित्यिक भाषा का है। सर्वसाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा में पर्याप्त अंतर होता है और इसी अंतर के कारण इनका महत्व भी सर्वाधिक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार विद्यार्थियों।